Hi everyone, this is Vank. So, in this video, I will be starting out Indian Accounting Standard 40, which is our investment property. एंड मैं ये वीडियो बेसिकली अपनी इलस्ट्रेशंस हो गई आपकी जो ICAI के स्टडी मॉड्यूल में है वो कवर करने के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ये मटेरियल नहीं है इलस्ट्रेशंस वाला स्पेसिफिकली फ्रॉम द ICAI मॉड्यूल. सो आई थिंक ये होनी चाहिए and I will be starting this out, and I hope you will like this video, and I will be covering all the Ind AS in the future. So let's start with Ind AS 40, which is the investment property. So illustration 1 की बात करते हैं. ठीक है, अब जो बेसिकली प्रोविजंस हैं हमारे, मैं वो लास्ट में कवर करूँगा. मैं बेसिकली अभी क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेसिफिकली. राइट नाउ illustration 1 talks about X Limited एक ऑन स बिल्डिंग विच इज़ यूज टू ऑन रेंटल्स. सो एक्स लिमिटेड एक बिल्डिंग ऑन करती है कि रेंटल्स अर्न करने के लिए ये यूज़ होती है. ठीक है, और जो बिल्डिंग है उसकी जो कैरिंग अमाउंट है वो अराउंड 50 लाख रुपीज़ है. बिल्डिंग की जो कैरिंग अमाउंट है वो ₹50 लैक्स है कहीं ना कहीं हमारे पास. हाँ ठीक है. अब एक्स लिमिटेड ने रिसेंटली रिप्लेस करा है इंटीरियर वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर कहीं ना कहीं हमारी 5 लाख रुपीज़ निकल के आ रही है. ठीक है, जो ओरिजिनल वॉल्स हैं उनकी कैरिंग अमाउंट है 1 लाख रुपीज़. राइट, सो एडवाइस करो कैसे एक्स लिमिटेड को अबव कॉस्ट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन है हमारा. ये क्वेश्चन क्या है हमारा है. तो देखो यार, क्वेश्चन तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ लिया और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में ज़्यादा. अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो बट स्टिल देखो, इसमें बस ये है कि मेरे पास एक बिल्डिंग थी जिससे मैं अपना रेंटल अर्न करता था. उस बिल्डिंग की मेरे को कैरिंग अमाउंट दे रखी है. मतलब सपोज करो मेरे पास बिल्डिंग है जिससे मैं रेंटल इनकम कमा रहा हूँ. मेरे पास आज से कैरिंग अमाउंट है 50 लाख रुपीज़. एंड मैंने रिसेंटली अभी नई इंटीरियर वॉल्स उसमें लगवाई हैं जैसे क्वेश्चन में मेंशन है. और नई इंटीरियर वॉल्स की जो कॉस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल नई इंटीरियर वॉल्स की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ न्यू इंटीरियर वॉल्स जो है मेरे पास वो है जो दे रखी है 5 लाख रुपीज़. ठीक है, और जो पुरानी ओल्ड इंटीरियर वॉल्स है उनकी जो कैरिंग अमाउंट है वो मेरे को 1 लाख रुपीज़ दे रखी है. ठीक है, अब वही चीज़ है जो अब मेरे को निकालना है कि कैसे अकाउंट करना है. तो यार इसमें सीधा सा हमारा प्रोविज़न लगेगा कि जो नई वाली इंटीरियर वॉल्स है उसकी कॉस्ट को काउंट कर लो. मतलब मैं ये नया खर्चा है 5 लाख रुपये मैंने खर्च किया तो इससे तो ऐड होंगे ही होंगे. अब साथ में प्रोविज़न हमारा ये भी कहता है कि हमें जो 1 लाख रुपये है जो हमारा ओल्ड इंटीरियर वॉल्स है इसको हमें डी रिकगनाइज़ करना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ Ind AS 40, क्योंकि ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी मैं इससे रेंटल इनकम अपनी कमा रहा हूँ, एज अ इन्वेस्टमेंट कैरी आउट कर रहा हूँ अपनी बुक्स में. इसलिए सो जो इसमें जो कैरिंग अमाउंट होगी बिल्डिंग की वो 50 लाख 50 + 5 - 1 लाख रुपीज़ होगी, विच कम्स आउट टू 54 lakhs. राइट, तो ये मेरी कैरिंग अमाउंट आ जाएगी और ये क्वेश्चन में बोल रखा है. तो बस सीधा साथ आपको क्या करना है, प्रोविज़न लिख मेंशन करना है एंड से सॉल्यूशन फिर कर देना है ये वाला प्रोविज़न. चलो मैं बुक से बता देता हूँ आपको. अब प्रोविज़न मेंशन है अंडर द रिकग्निशन क्राइटेरिया एंड एंटिटी रिकग्नाइजेज इन अ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met, and a carrying amount those parts that are replaced is de-recognized. वही चीज़ बता रखी है कि नए पार्ट को हमें रिकग्नाइज करना है और जो रिप्लेस कर रहा है उसको डी-रिकग्नाइज कर देना है एज पर द प्रोविजंस. और ये वाला प्रोविज़न आपको यहाँ भी कहीं ना कहीं दिख जाएगा, यहाँ पे इस वाली लाइन्स में. ओके, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो. नई कैरिंग अमाउंट आ जाएगी मेरी वो 54 lakhs आ जाएगी. दिस इज आवर सॉल्यूशन. ओके, चलो अब इलस्ट्रेशन 2 करते हैं. सो इसमें बोल रखा है नवरात्रि लिमिटेड ने परचेज करा है कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन द ग्लोबल ट्रेड सेंटर
कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर 5 करोड़, मतलब एक कंपनी है उसने कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस खरीदा एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दे रखा है, मतलब इंडिया 40 लगेगा, वो भी ग्लोबल ट्रेड सेंटर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, वो भी 5 करोड़ का. However, लेकिन for purchasing the same, the company had to obtain membership of the Global Trade Center Commercial Complex Association by paying 6,25,000 as a one-time joining fee, right? अब लेकिन कंपनी को सेम परचेज करने के लिए एक मेंबरशिप लेनी पड़ी ग्लोबल ट्रेड सेंटर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन की, जिसमें कंपनी को एक वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी पे करनी पड़ी. ठीक है. अब नवरात्रि लिमिटेड ये वाला जो वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है, अब देखो यार, जो वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी मैंने पे करी है, या तो मैं उसको कैपिटलाइज कर लूँ अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बना लूँ और उसको एज अ एसेट शो कर दूँ अपनी बैलेंस शीट में, या दूसरा ऑप्शन है जो ये वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी मैंने पे करी है, मैं इसको राइट ऑफ कर दूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब नवरात्रि लिमिटेड यहाँ पे सोच रही है भाई वो अपनी राइट ऑफ कर दे अब ज्वाइनिंग फ़ी एज एन एक्सपेंस अंडर मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 5 करोड़ रुपये ही वैल्यू कर ले, मतलब इसका मतलब यही वो वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी अपनी P&L में चार्ज कर दे. अब ये हमें एडवाइस करना है कि क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए एज पर Ind AS 40. कमेंट वेदर योर आंसर विल चेंज इफ द ऑफिस स्पेस वॉज परचेज्ड विद द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द कंपनी. हाँ तो स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली चलो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया था, बट इसमें देखो यार, इसमें ये पूछ रखा है कि जो हमारी वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी है वो हमारी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए कि नहीं. तो देखो अब ध्यान रखो, देखो पहले प्रोविज़न है फिर हमारा आंसर है. प्रोविज़न याद करो, प्रोविज़न में डायरेक्टली ये बोलता है कि परचेज प्राइस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब मैं फर्स्ट टाइम रिकग्नाइज कर रहा हूँ तो मेरा परचेज प्राइस तो आएगा ही आएगा, साथ में कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है जो उसको प्रेजेंट कंडीशन में लाने के लिए नेसेसरी है, वो भी कॉस्ट आएगी, प्लस मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आएगी, एंड कोई भी अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड एक्सपेंडिचर, चाहे वो प्रोफेशनल फीस हो, चाहे वो ट्रांसफर टैक्सेस हो, चाहे कोई अदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो, सारी कॉस्ट आएगी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली. ठीक है. अब जो यहाँ पर हमने वन टाइम ज्वाइनिंग फ़ी पे करी है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ दैट एसोसिएशन विद रिगार्ड टू द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इसलिए वो हमारी कॉस्ट में ऐड होगी एज पर Ind AS 40. एंड अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉस्ट है वो 5 करोड़ प्लस 6 लाख विच इज़ 5 करोड़ 6,25,000 आ जाएगी अकॉर्डिंगली, जो यहाँ पे हमारी क्या है मेंशन है, राइट. नाउ अभी सेकंड पार्ट में पूछ रखा है कि अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको यूज़ करा कंपनी के तो क्या होगा. तो यार अब देखो इसमें ना डायरेक्टली हमारा एक और प्रोविज़न अप्लाई होता है. अब ना डेफिनेशन पे जाओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, डेफिनेशन में आपको लेके जाता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की. ये डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन करा हुआ है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो कि या तो ऑनर ने हेल्ड कर रखी है, ऑनर ने हेल्ड कर रखी है, या फिर लेसी ने हेल्ड कर रखी है एज अ राइट ऑफ यूज, जो हम Ind AS पढ़ेंगे Ind AS 116 में लीजेस वाले में. ठीक है. रेंटल्स को अर्न करने के लिए या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, या ठीक है, या तो मैंने रेंटल्स के लिए हेल्ड कर रखी है प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए हेल्ड कर रखी है, या दोनों के लिए, कुछ भी हो सकता है दोनों. बट अगर मैंने इसको प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ मतलब अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए कर रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो नहीं, ये मेरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो जाएगा एज पर Ind AS 16, जो कि हम पढ़ेंगे आगे. एंड या फिर अगर मैंने इसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रख रखे तो ये मेरा Ind AS 2 के हिसाब से इन्वेंट्रीज के हिसाब से ट्रीट होगा, तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है. ठीक है, राइट. नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है वो साफ ये पूछ रहा है कि अगर मैंने इसको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए यूज़ करा है, अब देखो यार डायरेक्टली अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के लिए अगर इसको यूज़ करा है ना, तो आइडियली ये मेरा एज़ पर Ind AS 16 विच इज़ प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट के हिसाब से चार्ज होगा, एंड यहाँ पे जो मेरी कॉस्ट होगी वो परचेज प्राइस में ऐड हो जाएगी. यस, क्योंकि एज़ पर Ind AS 16 भी यही कहता है, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है. देखो रेगुलेशन का जो क्राइटेरिया है ना वो दोनों में सेम ही है, चाहे Ind AS 16 हो चाहे Ind AS 40 हो, ये आपको ध्यान रखना है. क्योंकि देखो सब्सटेंस क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, तो दोनों ही, चाहे वो Ind AS 6 फ़र्क ये पड़ेगा, यहाँ पे PP क्लासीफाई होगा, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई होगा, बट कॉस्ट तो मेरी ऐड होगी, मैं उसको P&L में चार्ज नहीं कर सकता, तो
पॉइंट ऑफ व्यू नेत्रावती का वो सही नहीं है, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, थैंक यू। चलो इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। तो यार मैं ना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये सी चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना इंडियस में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में स्पेसिफिकली, हर एक क्वेश्चन का जो भी आपको पॉइंटर्स लग रहे हैं, जो भी मेन मेन चीज़ें लग रही हैं, वो आप लिखते हुए चलो साथ में। पता है इससे क्या होगा, इससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कहीं ना कहीं। सो अब ये ट्राई करो कि आप हर एक चीज़ लिखते हुए देखते हुए चल रहे हो, मतलब एट अ टाइम ऑफ जब आपका स्पेसिफिकली जब आपका एग्ज़ाम आप दे रहे हो, मॉक का टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो या फिर पास पेपर दे रहे हो उस टाइम पे, राइट। चलो अब इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं। सो एक्स लिमिटेड ने एक बिल्डिंग परचेज करी 30 लाख की ऑन 1 मई 2021 विच इज़ विद एन इंटेंशन टू अर्न रेंटल्स, ठीक है। अब 1 मई 2021 को मैंने बिल्डिंग परचेज़ करी है। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी है मेरी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मेरी है ₹30 लैक्स, राइट। अब मेरा इंटेंशन क्या था कि मैं उससे रेंटल कमाना चाहता हूँ। अब जो परचेज प्राइस है वो फंड करा गया था बाय अ लोन, मैंने लोन लिया था उस बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए जिस पे इंटरेस्ट 5% का मेरा बन रहा था, ओके। तो लोन था किसका, एट द रेट 5%, राइट, per annum, it must be per annum only. Now property transfer taxes and other direct legal costs of 1,20,000 respectively were incurred in acquiring the building. अब मैंने इसमें अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स खर्च करा, लीगल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लीगल कॉस्ट खर्च करी, डायरेक्टली ही है, मतलब लगभग 1,20,000 का मैंने टोटल खर्चा इसमें और कर दिया। अब मैंने इसको रीडेवलप करा बिल्डिंग को रिटेल शॉप में फॉर रेंट अंडर ऑपरेटिंग लीजेस टू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टीज, ओके। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने इसको रीडेवलप करा बिल्डिंग को एक रिटेल शॉप में कन्वर्ट करने के लिए ताकि मैं उसको रेंट पे दे सकूँ ऑपरेटिंग लीज में किसी भी थर्ड पार्टी को, ओके, अपने कस्टमर्स के, राइट। एक्सपेंडिचर रीडेवलपमेंट में कितना हुआ मेरा, 2 लाख रुपये प्लानिंग परमिशन में गया और 7 लाख रुपये मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुई जिसमें मेरी 40,000 के रिफंडेबल परचेज टैक्सेस भी थे। अब जो रिफंडेबल है लग गया दिमाग में, तो मतलब जिनकी बत्ती जली होगी उनको तो ये बस समझ आ गया होगा 40,000 जो मेरा है वो तो मेरा माइनस होगा, वो मेरा कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो रिफंडेबल है। आइडियल तो नहीं ऐड होना चाहिए ना, जो चीज़ मेरे पास वापस आ जाएगी, कॉस्ट में रिकवर हो जाएगी, तो मैं क्यों उसको कॉस्ट में दिखाऊंगा अपना एसेट। ना बिल्डिंग डज नॉट क्वालिफाई द सब्सटेंशियल पीरियड क्राइटेरिया फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ प्रॉपर्टी अंडर इंडियाज 23, ओके। अब इन्होंने ये भी बोल दिया कि देखो इंडियाज 23 हमारा बोराइंग कॉस्ट वाला जो कहता है कि अगर मैंने कोई बिल्डिंग या कोई भी पीपी खरीदी है और उसमें मैं इंटरेस्ट कॉस्ट दे रहा हूँ, उस पर लोन लिया है मैंने और वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेती है, बेसिकली क्वालिफाइंग एसेट है, तो मेरा कहीं ना कहीं उस पर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कैपिटलाइज होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई जो इंटरेस्ट कॉस्ट हमें 5% का दे रखा है वो इंडियाज 23 के हिसाब से क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है। इसका मतलब मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट इसमें क्या इग्नोर करना है, मेरे को मतलब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट कॉस्ट से, राइट। अब मेरे को बिल्डिंग की कॉस्ट निकालना, मेरे को यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा पॉज लो, खुद से करके देखो क्या निकल रही है, फिर मैच करो और फिर अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन मैं करवा ही रहा हूँ। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं फिर, आई होप अब मैं ट्राई कर रहा होगा। देखो पहले तो हमें प्रोविज़न लिखना है भाई, देखो स्ट्रक्चर ये होना चाहिए आपका प्रोविज़न, मतलब अगर आप जो भी आंसर दे रहे हो उसका जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफिकेशन इज़ योर प्रोविज़न, ये तो आपने इंटर में भी सी इंटर में भी पढ़ा होगा। देन वाइल अराइविंग टू फाइनल कंक्लूजन, मतलब आपका जो सॉल्यूशन रहेगा वो आपका वैसे ही रहेगा, ओके। अब इन्होंने वही प्रोविज़न इसमें लिख दिया कि भाई एज़ पर इंडियाज 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज प्राइस हो गया और अदर चीज़ें हो गई वो मेरी आती इंक्लूड होती हैं इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब जो मेरी देखो 30 लाख की जो कॉस्ट है वो तो आएगी ही आएगी कहीं ना कहीं, 1 लाख की क्योंकि मेरी ट्रांसफ़र टैक्सेस हैं एंड डायरेक्टली लीगल कॉस्ट, ये भी सारी लीगल कॉस्ट है, ट्रांसफर टैक्सेस और लीगल कॉस्ट हो, ये दोनों चीज़ें मेरी इंक्लूड होती है, यस। तो 1,20,000 ये भी ऐड हो गया, 2 लाख प्लानिंग कमीशन भी ऐड हो गया बिकॉज इट इज़ नेसेसरी टू परचेज अ बिल्डिंग, तो ये मेरा ऐड होगा, यस।
और 7 लाख की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी मेरी ऐड होगी, क्योंकि उसके बिना मैं मतलब इन दोनों चीज़ों के बिना मैं कहीं ना कहीं अपनी रेंटल इनकम अर्न नहीं कर पाता, क्योंकि रीडेवलपमेंट नहीं हो पाती तो रेंटल इनकम कैसे अर्न करता, रेंटल इनकम अगर अर्न नहीं कर पाता तो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैसे क्लासीफाई हो पाती, राइट। बट इसमें मैंने बोला कि 40,000 मैं इंक्लूड नहीं होगा, 40,000 मैं माइनस करूँगा, 7 लाख माइनस 40,000 60,000 एंड 2 लाख मेरा यहाँ पर आ ही गया, तो द बिल्डिंग कॉस्ट कम्स आउट टू 39,80,000, राइट। अब भाई इसमें नोट में लिख दिया कि भाई सब्सटेंशियल पीरियड क्वालिफाई नहीं कर रहा है एज पर इंडिया 23 बोरिंग कॉस्ट, लोन की हमारी कैपिटलाइज नहीं होगी, यही चीज़ें हैं। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं इलस्ट्रेशन 4 की, ये काफ़ी इजी होने वाली है। एक्स लिमिटेड ने लैंड परचेज करी है वर्थ 1 करोड़ की। अब उसके बाद ऑप्शन है या तो फुल अमाउंट पे कर दिया टाइम ऑफ परचेज, या फिर पे करें उसको 2 ईयर्स के बेसिकली EMI पे कह सकते हो फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 1.2 CR। तो बेसिकली डेफर करेगा तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। अगर आज ही परचेज पैसे दे देगा तो 1 करोड़ की पड़ जाएगी। बिल्डिंग की कॉस्ट बताओ भाई दोनों पेमेंट्स मेथड के अंदर। सो देखो यार क्या होना चाहिए आप अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट। सो चलो उसको करते हैं फिर। देखो यार इन आइदर केस, देखो दोनों केस कोई भी केस हो हमारी जो कॉस्ट निकलेगी वो 1 करोड़ की ही निकलेगी, क्योंकि प्रोविज़न खुद कहता है डेफर्ड पेमेंट है, तो मेरा कैश प्राइस इक्विवेलेंट ही कॉस्ट होगी। और जो मेरी 20 करोड़ का होगा मेरा ओवर द 2 ईयर मैं उसको डेफर कर दूंगा, बेसिकली एज इंटरेस्ट कॉस्ट दिखा दूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर ओवर इन माई आई वुड से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो मेरा ऐसे चलेगा, क्योंकि देखो यार मतलब लैंड समथिंग जो कि आपका कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई टाइम ले रहा है आपको डेवलप होने में बनने में, ठीक है। तो उस पर अगर इंटरेस्ट और दूसरा मतलब उसमें मैंने कोई मतलब इन केस मैं लोन भी नहीं ले रहा, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इसलिए डेफर कर रहा हूँ। मैं खरीद सकता हूँ आज, बट वो तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल और कैपिटल, इसलिए मैं उसको आज नहीं ले रहा, उसको मैं डेफर कर रहा हूँ। अब वो मेरी आइडियली कॉस्ट में ऐड नहीं हो चुकी, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट भी नहीं है लैंड की एक्विजिशन के लिए, राइट। इसलिए मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे अलग से ही शो होगा PNL में, और उसको मैं बेसिकली 2 सालों में ऐसे मतलब 10 लाख की कॉस्ट चार्ज कर दूंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। आई होप यू गॉट इट। सो चलो अब इलस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करते हैं। मून लिमिटेड हैज़ परचेज अ बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 million विच इज़ अप्रॉक्स, ठीक है, 1 करोड़ की बेसिकली, राइट। Now the building was used as a factory by the Moon Limited and was measured under cost model. तो बिल्डिंग है वो फैक्ट्री तरह यूज़ करी गई थी मून लिमिटेड के द्वारा, एंड वो मेज़र हुई कॉस्ट मॉडल के अंडर, और उन्होंने मेज़र करा, ठीक है। द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ बिल्डिंग की, तो देखो यार क्वेश्चन ना बढ़ तो मैं तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि बिल्डिंग परचेज करी थी मैंने 1 अप्रैल 2021 को 1 करोड़ की। बिल्डिंग को मैंने एज अ फैक्ट्री यूज़ करा था, मतलब अपने ऑपरेशंस में यूज़ करा था इन द सप्लाई ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब मैंने इसको एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ट्रीट करा था एज पर इंड AS 16, राइट। जो एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ थी बिल्डिंग की वो एस्टिमेट करी गई थी 10 साल। अब डिमांड कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुई, कंपनी को फैक्ट्री नहीं चाहिए एंड उसने रेंट आउट कर दी बिल्डिंग को थर्ड पार्टी को फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, राइट। तो देखो अब देखो इसमें क्या हुआ, कंपनी की ना इंटेंशन चेंज हो गई, मतलब कंपनी ने कहीं ना कहीं यूज़ में चेंज कर लिया। अब अगर कंपनी ने यूज़ में चेंज करा, कैसे चेंज करा, अपने ऑपरेशन से चेंज करके उसने अब रेंट आउट कर दी। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरी इंटेंशन चेंज हो गई कि यार अब मैं इसको अब डिमांड डिक्लाइन हो गई, अब प्रोडक्ट्स वगैरह तो मेरे बिक नहीं रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको रेंट आउट कर देते हैं, रेंट आउट करके अपना रेंटल इनकम कमाते हैं। तो मेरी अब इंटेंशन चेंज हो गई, इंटेंशन तो चेंज हो गई, ठीक है, कंपनी की, बट यहाँ पे
सीए का दिमाग चला, सीए ने कहा कि भाई तुम इसको पीपी कैसे दिखाओगे फिर जब तुम्हारी इंटेंशन ही चेंज हो गई, तुम तो उसको उसमें यूज़ कर ही नहीं रहे। और प्रोविजन तो ये बोलता है कि भाई जब मैं उसको यूज़ कर ही नहीं रहा अपने ऑपरेशंस में तो और मैं उसको रेंट आउट कर रहा हूँ, तो ये तो मेरी एज़ पर इंडिया 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट बन गई, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंडर उसको क्लासीफाई करो, राइट। तो यहाँ पे फिर सी का रूल आया, क्योंकि कंपनी के मालिक को तो पता नहीं हो सकता है वो सी ना हो। अब इस डेट पे फेयर वैल्यू बिल्डिंग की वो लगभग निकल के आई 8 करोड़ रुपए, सॉरी जब लगभग निकल के आई बेसिकली 80 लाख रुपीस। ओके, नाउ मून लिमिटेड ने कॉस्ट मॉडल यूज करा फॉर अकाउंटिंग फॉर ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उन्होंने खुद ही बता दिया कि भाई कॉस्ट मॉडल है, तो उसमें हमें कुछ दिमाग मारना ही नहीं है। वैल्यू बिल्डिंग की निकालो रिक्लासिफिकेशन एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो अगर मैं रिक्लासीफाई कर रहा हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें दिमाग थोड़ा पॉज करो, खुद लो और उसको करो। वो 10 मिलियन की मेरी कॉस्ट थी, कॉस्ट जो मेरी थी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, वो मेरी थी ₹10। यहाँ पे मैं ₹मिलियन ही डाल देता हूँ, राइट। अब क्या करा, एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ मेरी कितनी थी, एक्सपेक्टेड लाइफ थी मेरी 10 ईयर्स, एक्सपेक्टेड लाइफ थी मेरी 10 ईयर। अब डिमांड डिक्लाइन हो गई तो कंपनी को फैक्ट्री नहीं चाहिए, तो किस डेट पे बेसिकली आप देखो कि उसने रेंट आउट करी 1 अप्रैल, तो डेप्रीसिएशन टिल 1 अप्रैल 20x5 कितना बनेगा मेरा, तो 10 मिलियन पे 10 साल मेरी थी, तो कहीं ना कहीं कितने बन गए 4, ठीक है राइट। तो 4 मिलियन का मेरा कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन बन गया, तो मेरी कैरिंग अमाउंट निकल के आ जाएगी एज ऑन 1 अप्रैल 20x5 को 6 मिलियन की, राइट। अब फेयर जो वैल्यू है बिल्डिंग की, फेयर वैल्यू है बिल्डिंग की कितनी है उस डेट पे 8 मिलियन है, राइट। मतलब ज़्यादा ही है, बट मेरे को उन्होंने खुद बोला है कॉस्ट मॉडल में मेजर करनी है, तो रिक्लासिफिकेशन में कितना होगा मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की 6 ही रहेगी ना, करेक्ट। तो देखो तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ 4 ईयर 6 मिलियन। कंपनी हैज अप्लाइड अ कॉस्ट मॉडल अंडर इंडिया 16 में कॉस्ट मॉडल अप्लाई करा। इम्पेयरमेंट कोई है नहीं क्योंकि फेयर वैल्यू मेरी ज़्यादा ही है कैरिंग अमाउंट से। जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो मेरा कितना, मतलब क्रेडिट कुछ होगा ही नहीं क्योंकि कॉस्ट मॉडल ही हमने करा है मेजर, कॉस्ट मॉडल ही लिया है जो एज मेंशन है क्वेश्चन में। तो बिल्डिंग कैसे इनिशियल रिकग्नाइज होगी एज पर इंडिया 46 मिलियन की ही होगी, क्योंकि मैंने भी बताया आपको, राइट। तो ये क्वेश्चन सिंपल था बिल्कुल। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि देखो मैं अब इसमें थोड़ा डिस्कशन ये भी कर लेता हूँ कि अगर इंडिया 40 इंडिया 16 में ट्रांसफ़र कब होगा, ठीक है, कब कन्वर्जन होगा, जब मैंने ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को अपना बेसिकली ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को मैंने कमेंसमेंट कर दी, जो इसमें मेंशन है, मतलब मैंने रेंट आउट से अपना ऑनर ऑक्यूपाइड कर लिया, उसको कवर मतलब कन्वर्ट कर लिया। इंडिया 40 से 2 कब लगेगा, जब मैंने उसको एज अ सेल की तरह देखा, मैंने उसको एज अ रेंट आउट इनकम नहीं दे रहा, मैं उसको सेल की तरह देख रहा हूँ, राइट। ऐसे ही सारी चीज़ें होंगी। अब मैंने ऑनर ऑक्यूपाइड से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करा तो इंडिया 16 से 40 लग जाएगा। मैंने इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करा तो इंडिया 2 से 40 लगेगा। तो ऐसी चीज़ें चलेंगी। आई होप यू अंडरस्टूड।